हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे। आज हम करने जा रहे हैं इसके आगे के क्वेश्चन। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है अच्छे तरीके से समझा के। आज ये जो वीडियो है पार्ट 3 है, जिसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हो तथा इसके प्रमुख बिंदु बताएं। दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये मैं कहूँगा अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात, इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करते हुए। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? जिस मनुष्य में परिवर्तन ना हो। समय के साथ किसी भी व्यक्ति में अगर परिवर्तन नहीं है तो वह व्यक्ति मरे के समान है। तो उसी तरीके से हमारा संविधान है। हमारा संविधान समय के अनुसार अपने आप को चेंज करता रहता है, इसलिए उसको एक जीवंत दस्तावेज कहते हैं। समझ गए होगे, छोटी सी बात। अब आंसर पे आते हो, जो मैंने आंसर लिखा हुआ है। देखो, मेन बात तो वही है ना, एग्जामिनर को चेक करना है आंसर। आपका आंसर कितना बढ़िया होगा कि वो आपको फुल एंड फुल मार्क्स देगा। आंसर कह रहा है कि भारतीय, बहुत ही स्लो में जाऊंगा पढ़ते हुए, ध्यान समझना, नोट्स का मेरा आंसर है ये। भारतीय संविधान में कठोरता के साथ साथ लचीलेपन का होना उसे जीवंत दस्तावेज बनाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान में कठोरता के साथ साथ लचीलेपन का होना उसे जीवंत दस्तावेज कहलाता है। यानी कि हम अपने संविधान में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो 3 विधियां हैं। एक तो नॉर्मल, मध्यम, और जो तीसरी है वो हार्ड विधि है। वो चैप्टर नंबर 10 में आप लोग पढ़ोगे कि किसी भी संशोधन को, यानी कि संविधान में संशोधन हो रहा है, अगर संविधान में संशोधन करना है तो उस हार्ड विधि से गुजरना पड़ता है, जो 3rd नंबर पे है। पहली और दूसरी विधि में, पहली विधि तो नॉर्मल है और दूसरी विधि में 2/3 लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत होना चाहिए। तो इसलिए कह रहा है ये बात, इसलिए पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में कठोरता के साथ साथ लचीलेपन का होना उसे जीवंत दस्तावेज बनाता है। हम अपने संविधान को नॉर्मल तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ विषय अगर हार्ड हैं तो उसके लिए कठोर विधि का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए ये क्या है, एक जीवंत दस्तावेज। आगे, जिस दस्तावेज में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहे उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। देख लो, जीवंत दस्तावेज यानी कि जिस दस्तावेज में समय के साथ परिवर्तन होते रहे उसी को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। 2012 तक संविधान में 98 संशोधन हो चुके हैं। 2012 तक संविधान में 98 संशोधन हो चुके हैं। अगर 2012 का आंकड़ा पूछता है तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2012 तक संविधान में 12 संशोधन हो चुके हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ये एक विकासशील राष्ट्र की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप हो, यद्यपि मूल दस्तावेज यथावत हो। यानी कि संविधान में जो मूल दस्तावेज हैं वो यथावत हो, जैसे कि हैं वैसे के वैसे रहें, और जिनको परिवर्तन किया जा सकता है वो परिवर्तन किए जा सके। याद रखना, 2012 तक 98 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन, बहुत से बच्चे होंगे जिनको संशोधन का आइडिया नहीं होगा कि संशोधन है क्या। समझ लो, ये हमारा एक बच्चे की तरीके से समझा रहा हूँ मैं बात को, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे ही हैं, अभी 10th से पास होकर 11th में आए। ये हमारा एक संविधान है, भारत का संविधान, और इस भारत के संविधान के अंदर रंग से लेकर राजा तक के अधिकार लिखे गए हैं। रंग से लेकर
राजा तक के अधिकार लिखे गए हैं। अब ये इस हिसाब से, इस संविधान के हिसाब से पूरा भारतवर्ष चल रहा है। लेकिन समाज में कोई ऐसी घटना घटी और घट रही है बार बार, तो उसको देखते हुए राजनेताओं ने सोचा कि नहीं, हमारे संविधान में जो ये चीज़ पॉइंट लिखी हुई है ना, ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, संशोधन करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की गलतियां समाज में हो रही हैं। आप लोगों ने सुना होगा 21 साल की उम्र वोट देने की थी शुरुआत में। जब संविधान बना तो 21 साल का व्यक्ति वोट दे सकता था, लेकिन बाद में कहा गया नहीं, 18 साल का व्यक्ति समझदार है, वो उसको मालूम चल सकता है, उसको मालूम हो चुका है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, यानी कि सही और गलत का उसे ज्ञान हो चुका है। तो उस डेट को क्या किया गया, संशोधन किया गया। 21 से उसको 18 वर्ष किया गया कि 18 वर्ष व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संशोधन। और इसी संशोधन को क्या कहा जाता है, जीवंत दस्तावेज, यानी कि भारतीय संविधान हमारा क्या है, जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। छोटा सा क्वेश्चन था, लंबा एक्सप्लेन हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क्स के अंदर 110% पूछा जाएगा। और इसके अंदर के 1-2 पॉइंट्स हैं जो 1 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो मैं आपको आंसर के बीच में बताऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेते हैं। कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हो तथा इसके प्रमुख बिंदुओं को बताओ। उद्देश्य प्रस्ताव, अब एक स्टूडेंट है, उसने उद्देश्य बनाया कि यार मुझे ना 11th क्लास में ना टॉप करना है। तो उसने आगे की प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि भैया अब किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से क्या क्या करना है कि मैं उस खिताब को पा सकूं, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न को पा सकूं। तो उसी तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव था। अपने भारत के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव के तहत ये आकलन किया गया कि हमें आगे भविष्य में ये काम करना है। आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946, अभी देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ, ये 9 दिसंबर 1946 की बात हो रही है और ये डेट याद रखना 1 मार्क्स में पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा, कब रखा, 9 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया। यानी कि भैया संविधान सभा के अंदर 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा, समझ लो कि ये एक प्रस्ताव है और रखा। ठीक है, आगे इस प्रस्ताव का प्रारंभिक वाक्य है, स्टार्टिंग की लाइन वाक्य है, संविधान सभा सत्यनिष्ठा के साथ भारत को एक, संविधान सभा सत्यनिष्ठा के साथ भारत को एक संपन्न गणतंत्र घोषित करने और उसके सभी शासन के लिए संविधान का निर्माण करने का संकल्प लेता है। ये लाइन बड़ी टफ है। क्लास में बच्चों को समझाते समझाते 15-20 मिनट निकल गया। बहुत से बच्चे 2 को समझाए, 3 को ना समझ में आए। ठीक है भाई, अब मैंने जो क्लास में किया वही कर रहा हूँ भाई। कहने का मतलब ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में गए 9 दिसंबर 1946 को और एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी और उस प्रस्ताव का एक उद्देश्य था कि अब हमें अपने भारत के लिए क्या क्या करना है। मतलब क्या करना है, यानी कि सत्यनिष्ठा के साथ करना है। यानी कि सारे के सारे प्रतिज्ञा करो कि हम लोग
जो काम करेंगे वो सत्य निष्ठा के साथ करेंगे। अब 100 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसमें से 90 लोग सत्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और 10 लोग हैं जो सत्य निष्ठा से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य का कोई फायदा नहीं। तो वही कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि इस प्रस्ताव के प्रारंभिक वाक्य हैं संविधान सभा सत्यनिष्ठा, संविधान सभा सत्यनिष्ठा के साथ। जो संविधान सभा है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं सत्यनिष्ठा के साथ भारत को एक, यानी कि अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ, 1946 की बात हो रही है, भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होगा, तो उससे पहले ये तैयारी की जा रही है कि भारत को एक संपन्न गणतंत्र घोषित करने, कि भाई संपन्न स्वतंत्र घोषित करने, और उसके सभी शासन के लिए, उस भारत के जितने भी लोग हैं उसमें जो शासन होगा उन सभी के लिए संविधान का निर्माण करने का संकल्प लेती है कि हम इस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से इस तरीके से भारत के लिए कार्य करेंगे। ये था उद्देश्य प्रस्ताव। आगे, संविधान की प्रस्तावना को लिखने में इसी उद्देश्य प्रस्ताव का आधार बनाया गया, यानी कि इसी बात को आधार बनाया गया कि आगे की कार्यवाही हम इसी तरीके से करेंगे। ये पैराग्राफ हो गया। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया, 9 दिसंबर 1946 को लेके आया गया, और उसके अंदर एक सत्यनिष्ठा वाली बात थी कि हम अपने भारत के लिए किस तरीके से कार्य करेंगे। भाई सपना, लड़का लड़की है, प्यार होता है, आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि नहीं, पर्दे ऐसे होंगे, वॉल कलर ऐसा होगा, टीवी इस कंपनी का आएगा, बेबी का नाम ये रखेंगे, अपना उद्देश्य डिसाइड कर रहे हैं। तो ये तो लड़का लड़की का हो गया। आज के टाइम में बहुत लोग बहुत पर्दों के बारे में सोच रहे हैं, काला लगेगा कि पीला, मारो गोली, अभी अपने में टाइम नहीं है। अब आ जाओ उद्देश्य के बारे में। कह रहा है, टाइम कितना देखा, 13 मिनट हो गए, 13 मिनट की वीडियो, बताओ। कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख अंग, मैंने कहा ना, स्वप्न देखा गया, संकल्प लिया गया कि हम अपने भारत के लिए ये कार्य करेंगे। तो वही पॉइंट्स लिखे गए हैं बिंदु के माध्यम से। पहला, भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र होगा, यानी कि जब आज़ाद हो जाएगा तो हम इस तरीके के अपने भारत को बनाएंगे। तभी मैंने कपल का एग्जाम्पल दिया। दूसरा पॉइंट, भारत संघ के प्रदेशों की स्थिति स्वतंत्र होगी, यानी कि भारत के अंदर जितने भी प्रदेश होंगे, राज्य होंगे, उनकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, स्वतंत्र होगी। स्वप्न देखा गया किसके माध्यम से, उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से, और स्वप्न को पूरा भी किया गया आज़ादी के बाद। तीसरा पॉइंट, भारत की सारी शक्तियों का स्रोत भारत के लोग होंगे, यानी कि हम भारत के लोगों ने बड़ा ही शोषण सहा है। 2000 साल मुगलों ने शासन किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, तो हम लोग सहने की ताकत नहीं थी, इसलिए संकल्प लिया गया। तो संकल्प लिया गया कि भारत की सारी शक्तियों का स्रोत कौन होंगे, भारत के लोग होंगे। अब शोषण नहीं सहा जाता भैया रे, नहीं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि भारत के सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी, कि वो व्यक्ति न्याय, समानता, स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय यानी कि लीगल, इलीगल नहीं, लीगल और संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। अब देख लो, आम आदमी पार्टी को आज से 6-7 साल पहले कोई जानता था? नहीं, मगर देखो लोगों ने ऐसा जाना कि ग्राफ बस बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट बिंदु का कह रहा है अल्पसंख्यक को बहुत शोषण सहा है अल्पसंख्यकों ने। तो अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजातियों, क्षेत्रों में शोषित, फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
मिस्टेक हुई लाइन। कह रहा है कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के शोषित दलित वर्गों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा शोषण सहा है। एक तो अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर शोषण, और हमारे अंदर निम्न जातियों का शोषण हमारे जर्नल द्वारा। आज बड़ी वाट लगी हुई है जर्नल वालों की, नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल तो रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जर्नल वालों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। छोटे वर्ग के लोग जो SC ST हैं उन लोगों को भी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि वो छोटे हैं तो इसका मतलब उनको नौकरी लग जा रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा। उन लोगों को भी मेहनत अच्छी भी करनी पड़ी, ज़बरदस्त करनी पड़ रही है जितनी जनरल वालों को करनी पड़ती है। बस कटर लिस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसकी वजह से जनरल वालों की जो वाट लगी हुई है वही जानते हैं। एग्जाम्पल सामने हैं, क्योंकि कितना दर्द हो रहा है कि कोई जॉब क्रैक, कोई पेपर क्रैक नहीं हो रहा। किसकी वजह से हुआ? हम लोगों की वजह से हुआ। जर्नल ऊंची जात के लोगों ने निम्न जात के लोगों का बड़ा ही शोषण किया है। आज सूद समेत हमको देना पड़ रहा है। तो चलो जी, इसी के साथ ये 2 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। 2-2 क्वेश्चन करके ही मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। अब लगातार वीडियोस आएंगी, क्योंकि 4-5 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। घर में जीजा आए थे, जीजा साहब आए हुए थे, और जीजा का मतलब यानी कि जीजा, समझ सकते हो। तो कहते हैं अब वो चले गए हैं, तो अब मैं बस 2-2 वीडियो। प्लीज़ एडिटिंग की मेरे से उम्मीद मत करना। अगर मैं, क्योंकि मेरे को सेंटर में भी जाना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाना, उनका टेस्ट चेक करना, बहुत सारे काम हैं, तो एडिटिंग के लिए टाइम मैं बिल्कुल नहीं निकाल पाऊँगा। ठीक है, यह है कि शब्दों से जितना मैं समझा सकता हूँ समझा दूंगा। अगर कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे नोट्स परचेज़ कर रहा है मेरे से, तो उसको एक वर्ड के बारे में समझा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर उस बंदे को मिलेगा जो मेरे नोट्स परचेज़ करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।